स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम फिर एक न्यू सीरीज के तहत जिसमें कि हम सेक्शन टेस्ट वाइज करवा रहे हैं। बीपीएससी सीडीपीओ के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी है। इसका जो टेस्ट सीरीज नंबर ये हम 2 लेकर के आए हैं और इसमें सेक्शन वाइज है। और आज का जो सेक्शन हम कवर करेंगे इस टेस्ट में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वो है हमारा करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स और राज्य व्यवस्था रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट इसमें रहेगा। तो करेंट अफेयर्स और राज्य व्यवस्था से संबंधित इसमें 45 प्रश्न हम देखेंगे। और ये आप लोगों का भरोसा है और प्यार है कि मैं खोज खोज कर हर एक सेट से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो मैं लेकर के आता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में समझने में आसानी हो और आंसर करने में आसानी हो। और आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, तब जाकर के आपको इस प्रश्न की गंभीर प्रकृति का पता चलेगा कि हाँ, इसी तरह का जो एग्ज़ाम है वो हमेशा जो है फाइनल एग्ज़ाम में आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे हम 40 से शुरू करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन रहेगा। बीच में 1-2 क्वेश्चन आप लोग का हिस्ट्री से आ सकता है, क्योंकि बीच में अगर कोई किसी सेट में आ गया क्वेश्चन तो वो उसको भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने पहला इसका सीरीज में टेस्ट नंबर 1 में देख चुका होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 स्पेशल सीरीज के तहत ये चलाया जा रहा है, सेक्शन टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट आइए, ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। ठीक है, ये न्यू सीरीज है। नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला सूची में दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल, और ये जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो किस राज्य में है उसकी स्थिति दिया गया है सूची 2 में। तो रंगपुर जो है हड़प्पा कालीन स्थल ये किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। उसके बाद कालीबंगा हड़प्पा स्थल जो है ये हो जाएगा राजस्थान में। और राखी गढ़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हरियाणा में। और याद रखिए सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल भारत में जो है वो राखी गढ़ी ही है। नेक्स्ट है डी मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन में देख लें कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जा रहा है सही। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि हाल ही में चर्चा में रहे 2021 के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय, पूरा नाम इसका टाइफून राय ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। टाइफून राय ने अपने चपेट में किस देश को लिया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस को। और ये दिसंबर 2021 में टाइफून राय जो था वो फिलीपींस में आया था। और सबसे पहले जिनको लगता है कि पहले मैं ये टेस्ट दे दूं उसके बाद ही मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन और आंसर की देख सकूं, तो इसका मैं क्या होगा कि पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पब्लिक चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में सेंड कर दूंगा। वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और इस पीडीएफ को पहले 45 क्वेश्चन ही रहेगा और इसका पहले आप लोग कॉपी में आंसर बना लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ताकि आप पूरे मिला सकें कि आपका कितना सही हुआ है और पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकें। तो इसको आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि आपने डबल वाल मेहनत किया है तो आपको डबल फायदा होगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर बोल रहा है कि किस राज्य ने सेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमुके दीमा नाम के 3 जिले बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में ये तीनों नए जिले बनाए गए हैं। तो आप पूछेगा कि टोटल नागालैंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, कितने जिले हो गए हैं? तो टोटल नागालैंड में अब 15 हो गए हैं, ये तीनों इंक्लूड करके, मतलब ये तीनों को लेकर के 15 जिले टोटल नागालैंड में हो गए हैं। नेक्स्ट आइए 43 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? इससे एक क्वेश्चन रहता है और जनरली देखा गया है कि बीबीसी की तरफ से कोई अगर इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 43 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमा रादुकानु को। और ये जो है ये टेनिस खेलती हैं, ठीक है, और ये यूएस ओपन की चैंपियनशिप रह चुकी हैं। और सी बिकम्स 3rd WTA प्लेयर, यानी WTA प्लेयर यानी कि वोमेंस टेनिस एसोसिएशन की तीसरी ऐसी प्लेयर हैं जिसको ये अवार्ड दिया गया है बीबीसी के द्वारा, और वो भी 67 सालों के अंदर।
नेक्स्ट है ये 44 नंबर में। 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमि है? तो याद रखिए अब जो हो गया है ये 47 हो गया है टोटल, और 47वां यानी अंतिम जो है वो हैदरपुर वेटलैंड्स यानी कि हैदरपुर आर्द्र भूमि को नया मिला है इसको स्टेटस आर्द्र भूमि का वेटलैंड्स का, जो कि यूपी में है। ठीक है, तो 47वां जो है वो हैदरपुर वेटलैंड्स यूपी में है, इसको मिला गया है नया स्टेटस आर्द्र भूमि का, तो अब टोटल 47 हो गया है। नेक्स्ट है ये 45 में निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? देश के सर्वश्रेष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालासोर। अब पूछेगा कि बालासोर किस राज्य में है, तो बालासोर जो है आप लोग बताइए कमेंट करके, तो बालासोर जो है वो उड़ीसा राज्य में है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा के किसी जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ ही है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में G7 की ये शिखर सम्मेलन हुई है। तो ये केमा संस्करण था, तो ये 47वां संस्करण था G7 का। नेक्स्ट आइए 47 में, बोला कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-23 की अवधि के लिए बिहार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5%। इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा, 2020-23 की अवधि के लिए यहाँ पे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के रूप में जीएसडीपी का 3.5% करने की घोषणा किया है 15वां वित्त आयोग ने। नेक्स्ट है 48 नंबर में, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो 48 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, और ये चंडीगढ़ जो हो जाएगा वो सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 में वन रिपोर्ट 2019, यहाँ पे एक चीज चेक कर लीजिएगा कि देखिए वन रिपोर्ट 2019 है, अब जो नया वाला आ गया है वन रिपोर्ट 2021 आ गया है। और आप लोग जानते हैं कि ISFR रिपोर्ट यानी कि जिसको वन रिपोर्ट कहते हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद जारी किया जाता है, जो कि 2019 के बाद अब 2021 में जारी कर दिया गया है। तो 2021 वाला का जो डाटा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाला, उसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया है PDF इंपॉर्टेंट डाटा के साथ। आप लोग उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है, तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स शक्ति 2021 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है? एक्स शक्ति 2021। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है, और ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। 6ठा संस्करण है जो कि 15 नवंबर से लेके 26 नवंबर 2021 तक चला था, और इसका आयोजन स्थल जो था वो फ्रांस में ही था। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र IAMC का उद्घाटन किया है? IAMC को यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करें तो IAMC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो इसका सही हो जाएगा। तेलंगाना लग गया तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे हैदराबाद मारिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के साथ है, तो यहाँ पे तेलंगाना का हैदराबाद जो राजधानी है वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए 52 में, बोल रहा है एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? नोट कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है,
ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया था 27 दिसंबर 2021 को ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो अंगारा A5 किस देश का रॉकेट है? तो ये रूस का है, याद आप लोग इसको भी रखिएगा। नेक्स्ट आइए 53 में, बोल रहा है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 5 स्थानों पर है? तो शीर्ष 5 स्थानों में पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे स्विट्जरलैंड पहले से शुरू कीजिए। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, स्वीडन दूसरे पे, लग्जमबर्ग तीसरे पे, चौथे में नॉर्वे, पाँचवें में डेनमार्क और भारत जो है वो 56वें स्थान पे है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, बोला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुषों के आयोजन में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के आयोजन में सिल्वर पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किदांबी श्रीकांत। नेक्स्ट आइए 55 में, नीति आयोग के एसडीजी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कि एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए बिना गूगल सर्च किए हुए। ठीक है, तो एसडीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है और अगर हिंदी में बात करें तो इसका होता है सतत विकास लक्ष्य। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये तो एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में ऑप्शन बी होता है, केरल सबसे आगे रहता है, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, 56 बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो यहाँ पे 56 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.37%। 2021-22 का यहाँ पे पूछ रहा है बजट में। नेक्स्ट आइए 57 में, बोल रहा है कि मई 2021 के लिए प्रस्तावित 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में पूछ रहा है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, पुर्तगाल में। नेक्स्ट आइए 58 में, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? लाल सलाम जो नारा है जनरली देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी वाले ज़्यादा देते होंगे, लेकिन उसी पे जाइएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये बीजेपी की सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में, शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट आइए 60 में, बोला निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2021 में 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव की मेज़बानी की है? 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव का मेज़बानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2021 में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आइए 62 में, बोल रहा है कि गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? गिरीश टी नानावती, यही जो नानावती आयोग जो बना हुआ था, तो ये जो थे 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे और जो 2002 में गुजरात दंगा जो हुआ था उसके जो जांच के लिए जो आयोग बना था, इन दोनों आयोगों में इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बना हुआ था, तो उसी से ये नानावती आयोग ज़्यादा फेवरेट हुआ था, तो इन्हीं का निधन हो गया है। तो ये समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय तंत्र से संबंधित, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके थे, तो ये न्याय तंत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 63 में, बोला विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो 63 का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। और ये जो विश्व जल सप्ताह 2021 जो मनाया गया था वो
23 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, फरवरी 2021 में नासा द्वारा मंगल की सतह पर उतरे रोवर का नाम क्या है? तो फरवरी 2021 में नासा द्वारा मंगल की सतह पर जो उसका जो रोवर उतरा था उसका नाम क्या है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस। नेक्स्ट आइए 65 नंबर, भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 65 नंबर आप लोग याद रखिएगा। तो भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप बन गया? तो फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था और ये जो मैच हुआ था वो 23 जून 2021 को हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियन बन गया। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जैस्मिन हैरिसन। और जैस्मिन हैरिसन जो है वो ब्रिटेन की 21 वर्षीय तैराकी की शिक्षिका हैं। नेक्स्ट आइए 67 में, बुरा निम्नलिखित में से किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैडलैंड को। और ये जो है ये गोल्डन ग्लोब 2021 अवार्ड जो है ये 78वां संस्करण है, यानी कि 78th संस्करण ये है। नेक्स्ट आइए 67 हो गया, तो अब आइए 68 में। तो 68 क्या बोल रहा है? तो 68 जो बोल रहा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। याद रखिएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पूछेगा तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर और डिटेल में जाएं तो देखिए, हैदराबाद के जो सईदाबाद पुलिस है उसने हैदराबाद के गाची बोवली पुलिस स्टेशन में ये डेस्क तैयार लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 69 में, बोला कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई ने। और इसी तरह का एक घोषणा जो किया गया था कार्बन उत्सर्जन जीरो करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ये था एक भारत जो था वो 270 तक करने का 2070 तक, ठीक है, करने का निर्णय लिया है। वो एक बार देख लीजिएगा, ये शायद कोप 26 सम्मेलन में ही इन्होंने कहा था। 70 में आइए, बोल रहा है कि 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 65 अभियान शुरू किया है? तो ये 65 अभियान जो शुरू करने वाला है वो है ऑप्शन बी, हमारा पंजाब नेशनल बैंक। और ये हमेशा धोखाधड़ी के मामले में चर्चा में रहता है। 2 दिन पहले ही इसने फिर एक रिपोर्ट किया है, 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड का एक इसने पंजाब नेशनल बैंक ने फिर से रिपोर्ट किया है। तो इस बैंक में लगता है कि ज़्यादातर केवल फ्रॉड ही होते रहता है। और ये देखिए, बिना प्रबंधक महाप्रबंधक के, क्योंकि ये सब बोर्ड ही जो होता है ये सब को देता है लोन, और बहुत दबाव रहता है, बिना मिलीभगत की इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आइए 71 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। पहले समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व में जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सही है। इन प्रावधानों को लेकर भाग 4 में किया गया, सही है। और निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही। गैर न्यायोचित मतलब इसकी जो है नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ए बी सी सही है, डी जो है गलत है। डी बोल रहा है ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है, जो कि पूरी तरह से ये गलत है। ये प्रावधान जो है वो राज्य पर सकारात्मक रूप से दबाव आरोपित करता है, ना कि नकारात्मक रूप से। तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है ये 72 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? अब यहाँ पे दो तीन चीज़ जो है आप लोग को नोट करना है, वो ये कि एक पूछता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी। तो मूल संविधान में अगर पूछा है कि कितने भाषाएं थी,
तो 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं थीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। तो इसका आंसर कोंकणी पूछा है तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और 92वां संविधान संशोधन में जो था वो बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। तो इस तरह से अब वर्तमान में टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गए हैं। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्ति वैसी सूची जो समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची में नहीं आती हो उसको अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 248 में आता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अवशिष्ट शक्तियों का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में बोला निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसमें से नहीं है पूछ रहा है, तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से है। जबकि इसमें से अन्य जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हैं। राजमन्नार समिति बना हुआ था 1969 में केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध के लिए बना था 1983 में। और एम पुंछी आयोग जो बना हुआ था वो 2007 में बना था केंद्र राज्य संबंध के केंद्र और राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पे पूछा कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो दोहरी सरकार जो है ये विशेषताएं हैं, सही है। लिखित संविधान जो है ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका है ये जो है ये संघीय व्यवस्था की व्यवस्थाएं नहीं है। याद रखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो ए बी सी तीनों व्यवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में बोला किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके अनुमोदन से पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके अनुमोदन से, तो यहाँ पे 76 का देख लीजिए, इसका हो जाएगा क्या, 1 मिनट इसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसका ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। लेकिन साथ ही साथ ये शब्द जोड़ लीजिएगा कि ये राज्यपाल की सिफारिश पर आर्टिकल 315(4) के तहत राष्ट्रपति ऐसा करेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 315 का 4 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा और फिर राष्ट्रपति उस सिफारिश पर अनुमोदन देगा, तब जाकर के संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को अपने हाथ में ले लेगा। तो यहाँ पे अनुमोदन पूछ रहा है तो ये डी होता। अगर यही पूछा है कि कौन सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तब राज्यपाल हो जाता। नेक्स्ट है ये 77 में बोला मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो 77 का देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि मंत्रिमंडल का यहाँ पे प्रस्ताव के बाद यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो है 2/3 बहुमत से पास होने पर प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसे पदच्युत किया जाता है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सी और बी जो है ये संयुक्त रूप से इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 78 में बोरा निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के तहत उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 रीट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है। लेकिन रीट जारी करने के मामले में जो अधिकारिता क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आइए 79 में बोला कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन
इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पे ये आधारित है। और इसी अधिनियम में यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर में। 80 नंबर बोल रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र जो है इसी तथ्य पर आधारित है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो देखिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और इसे ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 82 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? तो देखिए ऐसा 2 राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनमें से देखिए एक जो है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, एक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में, और ऑप्शन सी है फरुखुद्दीन, मोहम्मद फरुखुद्दीन अली अहमद, ये जो थे 1977 में मृत्यु को प्राप्त हुए पद पे रहते हुए। तो बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आई 83 में, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? तो कौन मनोनीत करते हैं यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और वर्तमान परंपरा के अनुसार विपक्ष का जो नेता होगा वही लोक समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में, बोला एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को जब अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। और एक चीज़ याद रख लें कि ऐसे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के गवर्नर के सलाह से ही करेगा, यानी राज्यपाल के सलाह से ही करेगा। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, और इस सीरीज टेस्ट नंबर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो कोई भी विधेयक प्रस्ताव होता है तो उसका सबसे फर्स्ट रीडिंग में यानी विधेयक की प्रस्तुति के समय ये फर्स्ट रीडिंग कहलाता है, और द्वितीय वाचन में यानी कि सेकेंड रीडिंग में इस पे आम बहस होती है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा, और जो मैं इसमें टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ उसमें उम्मीद करता हूँ कि ये जो बीपीएससी का आप लोगों ने जो सिलेबस देखा होगा उसके अनुरूप ही ये तैयारी करवाया जा रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों का इससे कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार देकर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।